नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, बैचलर ऑफ कॉमर्स BCOMG, BCOC 135 कंपनी विधि। खंड 1 कंपनी और उसका गठन। इकाई 5 कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत 5.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के गठन का वर्णन कर सकें। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के सदस्यों की योग्यता, चयन और कार्यकाल की गणना कर सकें। विशेष न्यायालयों की व्याख्या कर सकें। कंपनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण तथा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की चर्चा कर सकें। 5.1 प्रस्तावना। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत 3 मुख्य प्राधिकरण हैं। ये हैं: 1. नेशनल कंपनी विधि अधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। 2. नेशनल कंपनी विधि अपील अधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। और 3. विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट्स। अधिनियम के अंतर्गत अन्य प्राधिकरण बटा प्राधिकारी भी हैं। ये हैं कंपनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण तथा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय NCLT एंड NCLAT कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। विशेष न्यायालय कंपनी अधिनियम 2013 में आरंभ किए गए थे। इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों के विवादों के मामलों के निर्णय के लिए एक न्यायालय मंच प्रदान करना है, आपराधिक अभियोगों को छोड़कर। इस इकाई में आप NCLT, NCLAT, विशेष न्यायालयों तथा अन्य प्राधिकरण बटा प्राधिकारियों जैसे कि रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण तथा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के बारे में पढ़ेंगे। 5. 2. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एक अर्धन्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों का निर्णय करता है। यह कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित और भारत सरकार द्वारा 1 जून 2016 को गठित किया गया था। कंपनी अधिनियम के तहत सभी विवाद जैसे मध्यस्थता, समझौता, व्यवस्था, पुनर्निर्माण और समापन का निपटान नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT द्वारा किया जाता है। NCLT ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष और 2 प्रकार के सदस्य होते हैं: क न्यायिक सदस्य, ख तकनीकी सदस्य तथा उनकी की ऐसी संख्या जैसा केंद्र सरकार आवश्यक समझे। यहाँ ट्रिब्यूनल व अधिकरण का अर्थ राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण से है। 5 फरवरी 2001 योग्यताएं। अधिकरण के अध्यक्ष और न्यायिक व तकनीकी सदस्यों की योग्यता इस प्रकार है। धारा 409 अध्यक्ष और न्यायिक व तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करती है। अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो 5 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो। B. न्यायिक सदस्य। एक न्यायिक सदस्य योग्य नहीं है जब तक कि वह नहीं है: 1. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या 2. कम से कम 5 वर्षों के लिए जिला न्यायाधीश है या रहा है, या 3. कम से कम 10 वर्षों तक एक न्यायालय के वकील रहा है। वह अवधि जिसके दौरान कोई भी व्यक्ति किसी न्यायिक पद पर या ट्रिब्यूनल का सदस्य या संघीय या राज्य के अंतर्गत ऐसे पद पर रहा है जिसमें कानून के ज्ञान की आवश्यकता हो, जिसके बाद वह एडवोकेट बना रहा है, गिनी जाएगी। वह तकनीकी सदस्य आय भारतीय कॉर्पोरेट लॉ सर्विस या भारतीय कानूनी सेवा के 15 वर्ष से सदस्य के रूप में होना चाहिए और भारतीय सरकार में सचिव या सचिव के पद पर रहा है या उस पद से ऊपर, या
2 कम से कम 15 वर्षों से चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत है, या 3 वह सिद्ध क्षमता, अंखड़ता और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है या प्रशासन जिसे कानून, औद्योगिक, वित्तीय, औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक पुनर्निर्माण, निवेश और लेखा में 15 वर्ष से कम अनुभव नहीं होना चाहिए, या 4 वह कम से कम 5 वर्षों के लिए एक श्रम न्यायालय या ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल जिसका गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हुआ हो, उसका पीठासीन अधिकारी है या रहा है। 5 फरवरी 2002 चयन, धारा 412। अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाएगी। ट्रिब्यूनल के सदस्यों को चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। चयन समिति में होंगे क भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित अध्यक्ष, ख सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सदस्य, ग कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव सदस्य, घ कानून और न्याय मंत्रालय में सचिव सदस्य। समिति उपधारा 2 के तहत व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगी। चयन समिति के गठन में कोई भी रिक्तता या दोष किसी भी नियुक्ति को अमान्य नहीं करेगी। यदि किसी चयन समिति बैठक में किसी मामले पर वोटों की समानता है, तब चेयरमैन के पास निर्णायक मत होगा। 5 फरवरी 2003 कार्यकाल। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य का नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होगा और वह अगले 5 वर्ष के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल का सदस्य तब तक पद पर रहेगा जब तक वह पूरी नहीं कर लेता है। अध्यक्ष की स्थिति में 67 वर्ष की आयु और किसी अन्य सदस्य की स्थिति में 65 वर्ष की आयु और 50 वर्ष की आयु नहीं होने पर सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। 5.2 4 अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और निष्कासन। अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित लिखित में अपने हस्ताक्षर के साथ नोटिस देकर या जब तक विधिवत उसके उत्तराधिकारी के रूप में कोई अन्य नियुक्त नहीं किया जाता है और वह अपने कार्यालय में पद ग्रहण नहीं कर लेता है, या जब तक कि उसका कार्यालय समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो त्यागपत्र दे सकता है। धारा 417 के अनुसार केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के जो दिवालिया घोषित कर दिया गया है, या बी जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, सार्वजनिक हित के लिए कार्यालय में अंजनिक हित के लिए कार्यालय अपनी निरंतरता प्रदान करने के लिए, या सी ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है, या डी जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित का अधिग्रहण किया है जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कार्यों को संभावित प्रभावित करे, या ई जिसे एक अपराध का दोषी ठहराया गया है जिसमें केंद्र सरकार की राय में क्रूरता शामिल है। बी से ई के आधार पर पद से हटाने से पहले अध्यक्ष या सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। 5.2 5 क्षेत्राधिकार। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र के मामलों में शामिल 1 अंतर्नियमों का परिवर्तन, धारा 14। 2 शेयरधारक अधिकारों का रद्दकरण बटा परिवर्तन, धारा 48। किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करने और शपथ पर उसकी जांच करना, दस्तावेजों की खोज व उनको प्रस्तुत करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 123 और 124 के प्रावधान के अधीन किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड दस्तावेज या ऐसे रिकॉर्ड या दस्तावेज की प्रतिलिपि किसी भी कार्यालय से प्राप्त करना, गवाह या दस्तावेज की जांच के लिए कमीशन जारी करना, चूक के लिए या पक्षपाती रिप्रेजेंटेशन को खारिज करना। 7 कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है, धारा 424(2).
ख आदेश का निष्पादन अधिकरण द्वारा किया गया आदेश उसी तरह लागू किया जा सकता है जैसा कि एक न्यायालय द्वारा एक वाद में की गई डिक्री। ग अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति यह अधिकरण को अवमानना के लिए दंडित करने की वही शक्तियां और वह अधिकार होंगे जो उच्च न्यायालय को कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत होती है। PTTRT 425 आई घ मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आदि की सहायता लेने की शक्ति है किसी कंपनी के समापन होने पर या किसी बीमार कंपनी के पुनर्वास से संबंधित किसी भी कार्यवाही में अधिकरण मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि की सहायता संपत्ति खाते की किताब या अन्य दस्तावेज हिरासत में लेने के उद्देश्य से ले सकता है। 5 फरवरी 2008 अपील अधिकरण को अपील घोषित कोई भी व्यक्ति उस तिथि से 45 अधिकरण ट्राइब्यूनल के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति उस तिथि से 45 दिनों के भीतर जिस दिन आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई थी, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अपील कर सकता है। यदि व्यक्ति को पर्याप्त कारणों से 45 दिनों के भीतर अपील दायर करने में रोका गया हो तब राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण अवधि को और 45 दिनों तक बढ़ा सकता है। पक्षकारों को सुनने का उचित अवसर देने के बाद ट्रिब्यूनल के उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपील अधिकरण आदेश द्वारा आदेश की पुष्टि संशोधित या रद्द कर सकता है। आदेश की एक प्रति ट्रिब्यूनल और संबंधित पक्षों को भेजी जाएगी। यदि आदेश पक्षों की सहमति से ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया हो तथा अपील अधिकरण एनसीलेट को अपील करना संभव नहीं होगा। 3 राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण अधिकरण का प्राथमिक न्यायिक क्षेत्र है जबकि अपील अधिकरण का एक अपील न्यायिक क्षेत्र है। यह एक उच्च मंच है। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के अंतर्गत स्थापित हुआ तथा 1 जून 2016 से गठित हुआ। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण एनसीलेट राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। इसमें एक सभापति चेयरपर्सन और 2 प्रकार के सदस्य क न्यायिक सदस्य और ख तकनीकी सदस्य होते हैं। दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या 11 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसा केंद्रीय सरकार उचित समझे तथा केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 5 मार्च 2001 योग्यताएं। सभापति और सदस्यों की योग्यताएं इस प्रकार हैं। सभापति वह व्यक्ति होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का मुख्याधीश हो। न्यायिक सदस्य वह व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या 5 वर्ष से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का न्यायिक सदस्य है। तकनीकी सदस्य साबित क्षमता, अंखड़ता और कानून, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक पुनर्निर्माण, निवेश और लेखा, श्रम मामलों या प्रबंधन मामलों का संचालन, पुनरुद्धार, पुनर्वास और कंपनियों के समापन विषयों और कंपनियों के समापन विषयों से संबंधित अनुभव व विशेष ज्ञान वाला होगा। 5 मार्च 2002 चयन। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के सभापति और अन्य सदस्यों का चयन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की भांति होगा। धारा 5 फरवरी 2002। 5 मार्च 2003 कार्यकाल। सभापति या सदस्य पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा और अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकता है। सभापति 70 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करेगा व सदस्य 67 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेगा। 50 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा। 5.3 4 सदस्यों का त्यागपत्र या निष्कासन। कंपनी विधि अधि सभापति और सदस्यों को निष्कासन या त्यागपत्र राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के समान होगा। 5.3 5 सर्वोच्च न्यायालय में अपील।
अपील अधिकरण एनसीलेट के आदेश के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। एनसीएलएटी के आदेश के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 60 दिनों के भीतर अपील दायर की जानी चाहिए। यदि व्यक्ति को समय के भीतर फाइल करने के लिए पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो यह 1 और 60 दिनों तक विस्तारित हो सकता है। इस ट्रिब्यूनल और अपील ट्रिब्यूनल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जाएगा और इसलिए उनको अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति है। वे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से बंधे नहीं होंगे। हालांकि प्रक्रिया को पूरा करते समय वे इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों पर विचार करेंगे। अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही या अपील के पास या तो स्वयं या एक से विधिवत अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव या कॉस्ट अकाउंटेंट या कानूनी प्रैक्टिशनर या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से ट्रिब्यूनल या अपील ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने का अधिकार है। 5.3 मध्यस्थता और सुलह पैनल धारा 442 केंद्र सरकार विशेषज्ञों का मध्यस्थता और सुलह पैनल निर्धारित योग्यता तथा वह संख्या जैसा कि तय की जाए बनाती है। यह पैनल केंद्र सरकार या ट्रिब्यूनल या अपील ट्रिब्यूनल के समक्ष किसी भी लंबित कार्यवाही के दौरान पक्षों के बीच मध्यस्थता करता है। केंद्र सरकार या ट्रिब्यूनल या अपील ट्रिब्यूनल किसी भी कार्यवाही को स्वयं प्रेरणा से पैनल के सदस्यों को सौंप सकती है और पैनल अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार, ट्रिब्यूनल या अपील ट्रिब्यूनल को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा केंद्रीय सरकार या ट्रिब्यूनल या अपील ट्रिब्यूनल जैसी भी स्थिति हो उचित समझे। इसकी सिफारिशों के विरुद्ध भी पक्ष सरकार, ट्रिब्यूनल या अपील ट्रिब्यूनल को अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है। 5.3.7 राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की शक्तियां। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की शक्तियां राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समान है, जैसा 5 फरवरी 2007 में दिया गया है। 5.4 विशेष न्यायालय। केंद्र सरकार अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के त्वरित परीक्षण के लिए अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों की स्थापना या नामित कर सकती है। विशेष न्यायालयों में शामिल होंगे एक न्यायाधीश तथा एक सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायालय के पद पर। 2 कार्यरत कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2 वर्ष या अधिक के कारावास के साथ दंडनीय मामलों में। अन्य अपराधों के मामले में प्रथम श्रेणी के एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 435। उन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से नियुक्त किया जाएगा। 5 अप्रैल 2001 क्षेत्राधिकार। विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2 वर्ष या अधिक के कारावास के सभी अपराध होंगे। अन्य सभी अपराधों की कानूनी जांच की जाएगी, जैसा भी मामला हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिनियम के या किसी पूर्व अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। विशेष न्यायालय किसी भी प्रकार के अपराध के सारांश परीक्षण का प्रयास करती है जो 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है। यद्यपि सारांश परीक्षण में कारावास की सजा 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि सारांश परीक्षण के दौरान विशेष न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कारावास का दंड 1 वर्ष से अधिक हो सकता है या मामले को संक्षेप में जांच करना अवांछनीय है, यह मामले की सुनवाई के लिए नियमित कानूनी जांच की प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ सकती है। 5.4 2 अपील और संशोधन। उच्च न्यायालय विशेष न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील या संशोधन पर कार्रवाई कर सकती है। 5 अप्रैल 2003 जुर्माना। जुर्माने की राशि आंशिक या पूर्ण रूप से लगाई जाएगी कार्यवाही की लागतों के भुगतान या सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करने में या उसकी ओर। 5 अप्रैल 2004 संज्ञान।
न्यायालय किसी कंपनी या अधिकारी के विरुद्ध किसी भी अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार या सदस्य या एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल लिखित शिकायत द्वारा लेगा। अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध गैर संज्ञेय होंगे, केवल गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा मामलों को छोड़कर। विशेष न्यायालय द्वारा या सेशन कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को उचित कारण बिना अभियुक्त किए जाने पर मुआवजा दिया जाएगा। 5.5 अन्य प्राधिकारी बटा प्राधिकरण। कुछ प्राधिकरणों के विषय में अभी आपको बताया गया है, उसके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य प्राधिकरण हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनियों का अवलोकन या विनियमन करते हैं। यह हैं: 1 कंपनी रजिस्ट्रार, 2 क्षेत्रीय निदेशक, 3 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, 4 गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय। 5.5 1 रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का अर्थ रजिस्ट्रार या एक अतिरिक्त, एक संयुक्त और एक डिप्टी या एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार से है, जिसका कंपनियों को पंजीकृत करने और अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का निर्वहन करने का कर्तव्य होता है। धारा 275। कंपनी रजिस्ट्रार फील्ड अधिकारी होते हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत कंपनियों से या जो कंपनियां पंजीकृत होने का आशय रखती हैं, सीधे व्यवहार करते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक कंपनी रजिस्ट्रार होता है। वह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक अधिकारी है और उस राज्य में कंपनी कानून के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुछ शक्तियां कंपनी रजिस्ट्रार में निहित होती हैं। कंपनियों द्वारा जब दस्तावेज पंजीकरण, रिकॉर्ड या जमा कराने के लिए फाइल किए जाते हैं, उसके पश्चात रजिस्ट्रार के कुछ कर्तव्य होते हैं। उसे उन दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। दस्तावेजों के जमा करने के 30 दिन भीतर उसे निर्णय लेना चाहिए। दस्तावेजों किसी दृष्टि से दोषपूर्ण या अधूरे होने की स्थिति में उसे उन दस्तावेजों का सही करने के लिए निर्देश देने चाहिए। 5.5 2 क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को कवर करते हुए अहमदाबाद, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, शिलांग और हैदराबाद में क्षेत्रीय निदेशकों के साथ निदेशालय है। कारपोरेट मामलों में मंत्रालय को अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है। विभिन्न कार्यों के अंतर्गत केंद्र सरकार की शक्तियां और कार्यों को धारा 458 के अनुसार क्षेत्रीय निदेशकों को सौंप दिया गया है। क्षेत्रीय निदेशक केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियां और कार्यों का विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। 5.5 3 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। केंद्रीय सरकार एक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन अधिसूचना द्वारा कर सकती है। यह लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों से संबंधित विभिन्न मामलों के उद्देश्य के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। यह लेखांकन मानकों के निर्माण, निगरानी और प्रवर्तन से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी होगा। कंपनियों या कंपनियों के वर्ग या उनके अंकेक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन और संपरीक्षा नीतियों और मानकों को निश्चित या अधिकथित करने में केंद्रित सरकार को सिफारिश करना। लेखांकन और अंकेक्षण मानकों के अनुपालन को ऐसी रीति में मॉनिटर करना और लागू करना जैसा निर्धारित किया जाए। ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने से संबद्ध पेशेवरों प्रोफेशनल की सेवाओं की गुणवत्ता का निरीक्षण करना और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपेक्षित उपायों और ऐसे अन्य संबंधित विषयों का जो निर्धारित किए जाएं सुझाव देना और से तक संबंधित ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना जो निर्धारित किए जाएं। यह एक सिविल कोर्ट की शक्तियों के साथ निहित है। यह किसी भी निगमित निकाय, व्यक्ति या पेशेवरों का किसी अन्य सदस्य या चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म द्वारा या किसी अन्य सदस्य या चार्टर्ड अकाउंटेंट
कि फर्म द्वारा दुराचार को स्वयं या केंद्र सरकार के निर्देश द्वारा जांच पड़ताल कर सकता है। धारा 132 5 मई 2004 गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 211 और 212 के अंतर्गत गठित किया गया। यह एक बहुविषयक संगठन है जिससे वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, लेखा विधि, फोरेंसिक अंकेक्षण, कराधान, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, कंपनी विधि, कस्टम तथा जांच से विशेषज्ञ होते हैं। इस कार्यालय को किसी कंपनी से संबंधित धोखाधड़ी की जांच करने का अधिकार है। जब केंद्र सरकार की राय में किसी गंभीर धोखाधड़ी द्वारा किसी कंपनी के मामलों की जांच करना आवश्यक है, तब वह इसे जांच सौंप सकती है। केंद्र सरकार निम्नलिखित परिस्थितियों में इस कार्यालय को यह कार्य दे सकती है: आय रजिस्ट्रार द्वारा या एक निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर। 2. कंपनी द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव की सूचना पर कि उसके मामलों की जांच आवश्यक है। 3. जनहित में। 4. केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग के अनुरोध पर। इसका एक विशेष अधिकार क्षेत्र है और एक बार गंभीर धोखाधड़ी को मामला सौंपे जाने के बाद कोई अन्य एजेंसी जांच आरंभ नहीं करेगी या आगे बढ़ेगी। इसे धोखाधड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति से जानकारी या स्पष्टीकरण लेने और गिरफ्तार करने को अधिकार है। 3. क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय है। 4. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। 5.6 सारांश मानकों के लिए उत्तरदायी है। कंपनी अधिनियम 2013 ने कुछ प्राधिकरण कंपनियों का सिहामविलोकन और उन्हें विनियमित करने के लिए निर्दिष्ट किए हैं। यह है: राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण और विशेष न्यायालय। दोनों में एक अध्यक्ष या सभापति और न्यायिक व तकनीकी सदस्य होते हैं। दोनों की चयन समिति एक प्रकार की होती है। अध्यक्ष बटा सभापति की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श द्वारा की जाती है। ट्रिब्यूनल के सदस्य चयन समिति की सिफारिशों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र सरकार अपराधों के त्वरित परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। इन प्राधिकरणों के अतिरिक्त अन्य प्राधिकरण बटा प्राधिकारी भी हैं। यह है: रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।